हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी का चैप्टर 19 अध्ययन करेंगे, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में दिया गया है। देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। देखिए, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। पहले समन्वय के बारे में कुछ जानेंगे। हमारे शरीर में दो तरह का समन्वय होता है, एक है तंत्रिकीय समन्वय और एक है रासायनिक समन्वय। तंत्रिकीय समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा संचालित होता है, जबकि रासायनिक समन्वय में मुख्य भूमिका अंतःस्रावी तंत्र का होता है। अब तंत्रिकीय समन्वय काफ़ी तेज होने वाला है। ये तंत्रिकीय समन्वय जो हमारे शरीर में होता है बहुत तीव्र गति से होता है, लेकिन अल्प अवधि के लिए होता है, जबकि अंतःस्रावी समन्वय उसकी तुलना में स्लो प्रोसेस है और ज़्यादा समय लगता है, लंबे अवधि तक। अब देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं वो उसमें नलिकाएं नहीं होती, अतः नलिका विहीन ग्रंथियाँ इनको कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं और इनके द्वारा स्रावित पदार्थ को हम लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किया जाने वाला एक रसायन है। यानी हार्मोन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है और ये डायरेक्ट रुधिर में छोड़ा जाता है। इसके लिए कोई नलिका की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए, हार्मोन बहुत अति सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होता है और यानी बहुत कम मात्रा में ही समन्वय करने के लिए काफ़ी होता है। और हार्मोन अपोषक रसायन है, यानी उसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं पाया जाता है, अपोषक रसायन है। इसको अंतरकोशिकीय संदेशवाहक भी कहा जाता है। हार्मोन को अंतरकोशिकीय संदेशवाहक भी कहा जाता है। देखिए, आकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य करते हैं और समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ पर हम मानव अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करेंगे। मानव अंतःस्रावी तंत्र। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक एवं कोशिकाएं, ये सभी मिल करके अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैसे देखिए, जो ब्रेन में उपस्थित है, पहले हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल है। इसके बाद देखिए थायराइड है, पैराथायराइड है, फिर अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है और फिर गोनेड्स का बारी आता है। ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती हैं। पुरुषों में देखिए, मेल में टेस्टिस होता है गोनेड और फीमेल में अंडाशय या ओवरी कहा जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य अंग जैसे जठर आंत्रिय मार्ग, जिसको जीआईटी कहते हैं, यकृत, लीवर, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तथा हाइपोथैलेमस की संरचना, उनके कार्य का वर्णन अब हम करेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में अध्ययन किया जाए। हाइपोथैलेमस देखिए,
हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का आधार भाग है और यह शरीर के विभिन्न कार्य का नियंत्रण करता है। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? विशेष रूप से उनको देखिए न्यूक्ली कहा जाता है, जो हार्मोन का स्राव करती हैं। हाइपोथैलेमस में पाई जाने वाली जो भी कोशिकाएं हार्मोन का स्राव करेंगी उनको न्यूक्ली कहा जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण में योगदान करता है और उनके स्राव का नियंत्रण करता है। यानी हाइपोथैलेमस का काम पिट्यूटरी ग्रंथि पर होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा निर्मित हार्मोन का संश्लेषण कराए और उनके स्राव का नियमन करें। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले दो हार्मोन हैं। एक हार्मोन को मोचक हार्मोन कहते हैं और दूसरे को निरोधी। मोचक हार्मोन को इंग्लिश में रिलीजिंग हार्मोन, निरोधी हार्मोन को इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाले गोनाडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। यानी पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है उसके स्राव को प्रेरित करेगा। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होने वाला सोमैटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्ध हार्मोन के स्राव का रोधक का कार्य करता है, यानी उसको रोकने का काम करता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिकी कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका से होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिया जाता है। देखिए, ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुँचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। और पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक बोनी कैविटी होती है, उसी में स्थित होता है और एक वृंत द्वारा यह हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसकी अगर एनाटॉमी देखी जाए, पीयूष ग्रंथि एडनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भाग में विभाजित होता है। और एडनोहाइपोफाइसिस को जो होती है वो दो भाग की बनी होती है। पहला भाग है पार्स डिस्टेलिस और दूसरा है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं और जिसके द्वारा वृद्धि हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आदि का और पार्स आदि का स्राव होता है। पार्स इंटरमीडिया के द्वारा मात्र एक हार्मोन जिसको मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है या मेलेनोट्रोपिन कहा जाता है, उसका स्राव करती है। अब देखिए, मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्यपिंड या पार्स डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड से लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्च पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए गए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का यहाँ पर केवल संग्रह होता है। जबकि देखिए, ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन बनता है हाइपोथैलेमस में, लेकिन संग्रह का कार्य होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसके न्यूरोहाइपोफाइसिस वाले पार्ट में। यह हार्मोन वास्तव में देखिए करा हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित नहीं होता है। अब देखिए, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। वृद्धि हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है, इसके अतिस्राव से यानी इसके हाइपर सिक्रीशन से शरीर में असामान्य वृद्धि हो जाती है और जिसे हम अतिकायकता कहते हैं या
जाइगेटिज्म कहते हैं। और इनके अल्पस्राव से यानी हाइपोसिक्रीशन से वृद्धि रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिसे डार्फिज्म या बौनापन, वामनता कहते हैं। वयस्क में विशेष रूप से जब मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाता है तो विशेषतः चेहरे का, जिसे अतिकायकता या एक्रोमेगैली कहा जाता है। अब देखिए, थायराइड प्रेरक प्रोलैक्टिन हार्मोन कर रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकलता है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि के लिए एवं दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है, जबकि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है, यानी थायराइड ग्रंथि पर उसका काम है। और देखिए, एक हार्मोन है पिट्यूटरी से निकलने वाला ACTH, जिसको एड्रेनल वल्कुट पर कार्य करता है और उसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। अब देखिए, लुटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी पुटिकीय प्रेरक हार्मोन, ये जननांगों की क्रिया को प्रेरित करता है और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करता है, अतः इसको हम गोनाडोट्रोपिन भी कह जाते हैं। मेल में या नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है कि एंड्रोजन नामक हार्मोन का संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करे। इस तरह नर में या मेल में FSH हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करते हैं, जबकि फीमेल में LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, यानी ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, जिससे अंडे का बाहर निकलना होता है। और ग्रेफियन पुटिका के बचे भाग से कार्पस लूटियम बनता है। तो पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मादा में अंडाशयी पुटिका की वृद्धि और परिवर्धन को भी प्रेरित करता है। अब देखिए, मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन जिसको MSH कहते हैं, यह किस कोशिका पर काम करता है? मेलेनोसाइट पर और मेलेनिन युक्त कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है कि त्वचा का रंग गहरा हो कि हल्का हो। अब है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे निकलने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो कि बनता तो हाइपोथैलेमस में है लेकिन संग्रह पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। फीमेल में ये बहुत आवश्यक होता है। मादाओं में प्रसव के समय जब बच्चे का जन्म होता है प्रसव का समय गर्भाशयी पेशियों को संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्राव को प्रेरित करता है, यानी मांसपेशियों को शिथिल करता है, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है और दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है, जिससे उससे दूध का स्राव होने लगता है। अब अगला पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च लोब से निकलने वाला अगला हार्मोन है वेसोप्रेसिन। इसको ADH भी कहा जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसका काम देखिए मुख्य रूप से गुर्दे पर होता है। मुख्यतः वृक्क की दूरस्थ कुंडलित जो नलिका होती है, संबलित नलिका से जल और आयन को रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित करता है, यानी जल को जब ये रीअब्जॉर्ब करा देगा, पुनर्अवशोषित करा देता है, तो मूत्र में जल की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, ADH के संश्लेषण अथवा श्रावण को प्रभावित करने वाले विकृत के परिणाम स्वरूप अगर जैसे इस ADH हार्मोन का संश्लेषण ना हो, कम हो, और तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जानते हैं, जल का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी और एक प्रकार की बीमारी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं उदक मेह,
एक प्रकार की डायबिटीज है। इस डायबिटीज को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस शुगर के कारण होता है, जबकि ये एडीएच हार्मोन के कारण होता है, जो कि जल के पुनर्अवशोषण न होने के कारण होता है। अगली ग्रंथि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। धन्यवाद।